हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। आज मैं आप लोगों के लिए मिडवाइफरी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्री इक्लैम्सिया और एक्टोपिक प्रेगनेंसी से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन इस वीडियो में लेके आई हूँ दोस्तों, जो आपके नर्सिंग कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा सिम्टम ट्यूबल प्रेगनेंसी के क्लासिक ट्रायड सिम्टम में शामिल नहीं है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं दोस्तों कि ट्यूबल प्रेगनेंसी किसे कहते हैं। ट्यूबल प्रेगनेंसी दोस्तों एक प्रकार का एक्टोपिक प्रेगनेंसी का टाइप है दोस्तों। ट्यूबल गर्भावस्था यानी कि ट्यूबल प्रेगनेंसी एक्टोपिक प्रेगनेंसी का सबसे सामान्य प्रकार है दोस्तों। कुल एक्टोपिक प्रेगनेंसी के लगभग 95 से 97% केसेस में निषेचित अंडे का आरोपण तथा फैलोपियन ट्यूब में ही वृद्धि होती है। यदि निषेचित अंडे के फैलोपियन ट्यूब से गुजरने में लंबी ट्यूब में ऐंठन, मुड़ी हुई ट्यूब आदि कारणों से देरी हो जाता है तो यह फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांटेड हो जाती है दोस्तों। और ट्यूबल प्रेगनेंसी का जो साइन होता है दोस्तों, उसमें एमेनोरिया, एब्डोमिनल पेन होता है, वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, क्रोनिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी होता है जिसमें कि महिला में बार बार डिस्यूरिया, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, यूरिनरी रिटेंशन और मॉर्निंग सिकनेस होता है दोस्तों। तो कह रहा है शामिल नहीं है, तो यहाँ पे कन्वर्जन जो होता है यह ट्यूबल प्रेगनेंसी में इसका सिम्टम नहीं होता है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइडेटिफॉर्म मोल है। तो हाइडेटिफॉर्म मोल हम किसे कहते हैं दोस्तों। हाइडेटिफॉर्म मोल प्लेसेंटा की एक समान स्थिति है दोस्तों, जिसमें कोरियोनिक विलाई में कुछ डीजेनरेटिव तथा कुछ प्लोरीफेरेटिव परिवर्तन होने के कारण ये विभिन्न आकार के अनेक वेसिकल्स में परिवर्तित हो जाती है दोस्तों, तथा गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो जाती है। ये वेसिकल्स हाइडेटेड सिस्ट के समान प्रतीत होती है, अतः इस बीमारी को हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो हाइडेटिफॉर्म किसका एक असमान स्थिति है, तो यह प्लेसेंटा की एक असमान स्थिति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का डायग्नोसिस करने के लिए कौन सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए दोस्तों। तो अभी हम लोगों ने देखा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी का ही एक मोस्ट टाइप था कौन सा, ट्यूबल प्रेगनेंसी। तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी किससे कहेंगे, जहाँ पे जो एम्ब्रियो होता है उसका इम्प्लांटेशन यहाँ पे यूट्रस में ना होके यूट्रस के अलग, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब हो गया, एब्डोमिनल हो गया, ये सब रीजन में इम्प्लांटेशन होने को एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं दोस्तों। तो इसके इन्वेस्टिगेशन के लिए सोनोग्राफी किया जाता है, लैप्रोस्कोपी किया जाता है, सीरम प्रोजेस्टेरोन लेवल किया जाता है। और तो राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गर्भाशय में एक से अधिक भ्रूण का साथ साथ विकास होना क्या कहलाता है दोस्तों। तो एक यूट्रस है, उसमें एक से अधिक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट मल्टीपल प्रेगनेंसी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक डाइजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है। तो हम लोग डाइजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी किसे कहते हैं, इसे हम लोग बाइनुअल ट्विन प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, इस प्रकार की ट्विन प्रेगनेंसी दो अलग अलग ओवम तथा दो अलग अलग स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है दोस्तों। डाइजाइगोटिक में दो अलग ओवम और दो अलग अलग स्पर्म के द्वारा उत्पन्न होती है दोस्तों। इस प्रकार इसमें दो जाइगोट का निर्माण होता है तथा उन्हीं के अलग अलग विकास के फलस्वरूप दो शिशुओं का जन्म होता है दोस्तों। दोनों शिशुओं का लिंग एक भी हो सकता और अलग भी हो सकता है दोस्तों। ट्विन प्रेगनेंसी के कुल केसेस के लगभग 2/3 या 66% केसेस डाइजाइगोटिक प्रकार के होते हैं।
और इसका क्या क्या है दोस्तों, डाइजाइगोटिक होता है जो इसके जो मध्यवर्ती झिल्ली जिसे कि हम लोग इंटरवेनिंग मेम्ब्रेन्स की संख्या 4 होती है दोस्तों। 4 होती है मतलब कि जो जिसमें कि 2 एमनियन तथा 2 कोरियन मेम्ब्रेन होता है, डाइजाइगोटिक का लक्षण है। तो लेकिन क्वेश्चन क्या करा कि डाइजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी का सिम्टम नहीं है, तो केवल एक अंडे के निषेचन के कारण होते नहीं, यहाँ पे 2 अंडे और 2 स्पर्म की ज़रूरत होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी का लक्षण है, कह रहा है मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी का लक्षण है। तो हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी किसे कहते हैं? ट्विन प्रेगनेंसी के कुल केसेस में से लगभग 1/3 मोनोजाइगोटिक प्रकार की होती है। इस प्रकार की गर्भावस्था एक ही ओवम के एक ही स्पर्म द्वारा फर्टिलाइजेशन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है दोस्तों। पैदा होने वाले दोनों शिशुओं की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति यानी मानसिक विशेषताएं बिल्कुल एक समान होती है तथा दोनों का लिंग भी एक हो सकता है। इसे ही हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है सिम्टम है, मोनोजाइगोटिक ट्विन प्रेगनेंसी का सिम्टम है, तो यह केवल एक अंडे के निषेचन के कारण होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग अलग मेंस्ट्रुअल साइकिल में से निकलने वाले 2 अंडों का निषेचन कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? तो सुपरफिटेशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, 2 अलग अलग अंडे जो एक ही मेंस्ट्रुअल साइकिल में निकले हैं का निषेचन कहलाता है। राइट आंसर सुपरफिकंडेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसी में होने वाले मैटरनल चेंजेज है। राइट आंसर वजन में वृद्धि होना या प्लाज्मा आयतन में अतिरिक्त 500 ml की वृद्धि होना सही है। फीटो प्रोटीन लेवल में वृद्धि होना सही है दोस्तों। राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था में एक महिला में निम्न लक्षण उपस्थित है। यूट्रस की हाइट एमेनोरिया की अवधि में अधिक है। बहुत सारे फीटल पार्ट्स का पाल्पेशन होता है। महिला का डायग्नोसिस होगा, क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर मल्टीपल प्रेगनेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मल्टीपल प्रेगनेंसी का लक्षण नहीं है? कह रहा है नहीं है। तो 2 अलग अलग फीटल हार्ट साउंड सुनाई देना यह है। 2 भ्रूणीय सिर या 3 फीटल पोल का पाया जाना सही है। फंडल ऊंचाई का एमेनोरिया अवधि के अनुसार होना यह इसका सिम्टम नहीं है दोस्तों। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसी से संबंधित मैटरनल कॉम्प्लिकेशन में शामिल नहीं है। कह रहा शामिल नहीं है, तो एपीएच है। रॉन्ग प्रेजेंटेशन सही है, मतलब शामिल है। हाइड्रोएमिनियो ये भी है, तो राइट आंसर होगा यहाँ पे फंडल हाइट का एमेनोरिया अवधि की तुलना में कम होना। चलिए नेक्स्ट, मल्टीपल प्रेगनेंसी के मैनेजमेंट के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? कह रहा सत्य नहीं है। तो प्रथम बच्चे की डिलीवरी समान प्रसव के लिए निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार ही होनी चाहिए, सही है। प्रथम बच्चे के एंटेरियल शोल्डर की डिलीवरी के बाद आईवी अर्गोमेट्रिन नहीं देनी चाहिए, यह सही है। दूसरे बच्चे की डिलीवरी के दौरान यदि लाइट ट्रांसवर्स है तो इसे एक्सटर्नल वर्जन द्वारा सही करना चाहिए, यह भी सही है दोस्तों। नेक्स्ट फिर है, प्रथम बच्चे के एंटेरियर शोल्डर की डिलीवरी के बाद आईवी अर्गोमेट्रिन देना ना। प्रथम बच्चे की डिलीवरी हो भी जाएगा, मतलब उसका शोल्डर की डिलीवरी हो जाएगा, उसके बाद आईवी अर्गोमेट्रिन नहीं दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था की वह स्थिति जिसमें इम्यूनिटिक फ्लूइड की मात्रा 2000 से अधिक हो जाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? पॉलीहाइड्रोएम्यूनो। चलिए नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी कंडीशन प्रसव पश्चात फीमेल सेक्सुअल फंक्शनिंग के रिटर्न को एडवर्सली अफेक्ट नहीं करती है? राइट आंसर रिटर्न ऑफ ओवुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेगनेंसी की वह कंडीशन जिसमें टर्म पर एमोनिटिक फ्लूइड की मात्रा 200 ml से भी कम हो जाती है कहलाती है, क्या कहलाती है दोस्तों? हाइड्रो एमनियोज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। यानी कि जब नॉर्मल प्रेगनेंसी के समय में जो एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा होती है वह कितनी होती है? वह होती है दोस्तों 500 ml या 500 ml, यानी कि 200 ml से कम हो जाता है तो उसे हम लोग हाइड्रो एमनियोज कहते हैं, और 2000 ml से अधिक हो जाता है तो उसे हम लोग पॉलीहाइड्रामिनोज कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, पॉलीहाइड्रामिनोज के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन है, क्या है? प्री इक्लैम्पसिया, प्री मैच्योर लेबर माल प्रेजेंटेशन, या इसमें से सभी, यानी कि ऑल। डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट, पॉलीहाइड्रामिनोज के कारण होने वाली कॉम्प्लिकेशन, ये अभी हम लोगों ने कर लिया है। नेक्स्ट, पॉलीहाइड्रामिनोज के मैनेजमेंट में शामिल है, करेक्ट? पॉलीहाइड्रामिनोज के मैनेजमेंट में तो एमिनो रिडक्शन, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। यानी कि जो बहुत सारा एमनियोटिक फ्लूइड है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान एक महिला में निम्नलिखित लक्षण है, हाइपरटेंशन, एडिमा तथा प्रोटीनूरिया। महिला को बीमारी है तो कौन सी बीमारी है दोस्तों? तो प्री इक्लैम्पसिया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। प्री इक्लैम्पसिया में होता है हाइपरटेंशन, एडिमा एंड प्रोटीनूरिया, और इसी प्री इक्लैम्पसिया के साथ में अगर यहाँ पे कन्वल्जन आने लगे तो इसे हम लोग इक्लैम्पसिया कहते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट, गर्भावस्था के दौरान एक महिला को हाइपरटेंशन, कन्वल्जन, एडिमा तथा प्रोटीनूरिया आदि लक्षण है, महिला का डायग्नोसिस होगा। यह क्वेश्चन अभी हमने बताया आप लोगों को, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। राइट आंसर होगा इक्लैम्पसिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैटरनिटी साइकिल के दौरान किस समय डायबिटीज को नियंत्रित करना सबसे अधिक कठिन है? तो राइट आंसर है लेबर एंड डिलीवरी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लैम्पसिया का अलार्मिंग सिम्टम है, तो कौन सा अलार्मिंग सिम्टम है? सिर दर्द, नींद में व्यवधान, यूरिन आउटपुट में कमी। तो ऑप्शन है उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री इक्लैम्पसिया के कारण होने वाली मैटरनल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कह रहा नहीं है, तो राइट आंसर है पॉलीयूरिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन पूछ देगा है कौन कौन है, तो इक्लैम्पसिया यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, एनूरिया हो जाएगा, और HELLP हो जाएगा यहाँ पे सिंड्रोम। चलिए नेक्स्ट, ओवुलेशन इंडक्शन के लिए दी जाने वाली मेडिकेशन को निम्न में से कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लैम्पसिया को प्री इक्लैम्पसिया से अलग करने वाला लक्षण है, बता चुके हैं ये क्वेश्चन, कमेंट जरूर करें। कन्वल्जन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। सॉरी नंबरिंग गलत हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लैम्पसिया के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, कमेंट जरूर करें। इसका आंसर आप लोग वीडियो को पॉज करके जरूर कमेंट करें। हाइपरटेंशन, एडिमा, प्रोटीनूरिया एंड कन्वल्जन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लैम्पसिया की मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है, तो क्या है? प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, दृष्टि में व्यवधान, पोस्टपार्टम साइकोसिस। तो ये सभी ही मैटरनल कॉम्प्लिकेशन है किसका? इक्लैम्पसिया का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लैम्पसिया के कारण होने वाले कॉन्वल्जन के ट्रीटमेंट हेतु ड्रग ऑफ चॉइस है, तो कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस है? तो राइट आंसर है मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ दोस्तों यहाँ पे हम लोग मैग्नीशियम सल्फेट का एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कैसे देते हैं, इसका एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग कैसे देते हैं? तो पहले 5 ml 1 बटक में देते हैं, यानी राइट बटक में, फिर उसके 10 मिनट के बाद अल्टरनेट बटक में ये देते हैं 5 ml करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्लैम्पसिया के इलाज हेतु कौन सी दवा
काम में ली जाती है तो इक्लेम्पसिया करा तो एंटी कन्वर्जन एजेंट देंगे, क्योंकि कन्वर्जन आता है तो इसलिए एंटी कन्वर्जन एजेंट देंगे। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट भी देंगे, क्यों? क्योंकि हाइपर टेंशन भी इसमें होता है। IV रेंजर सॉल्यूशन देंगे तो यहाँ पे सारा हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज, डी इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग नहीं है? करा नहीं है तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा नहीं है दोस्तों? फेनिटोइन, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आज का वीडियो यानी कि आज का क्वेश्चन आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप लोग वीडियो को देखते हैं दोस्तों, लेकिन वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, आप लोग नहीं बताते। आप लोग बताइए ताकि हम इसमें इम्प्रूव करें। अगर कुछ गलत होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट किया कीजिए, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हुआ हो या फिर थोड़ा समझ में आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।